एक ऐसा शख्स जो न कभी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, न कभी राज्य का मंत्री बना और न ही कभी केंद्रीय मंत्री बना, न ही उसकी पार्टी के पास कभी पूर्ण बहुमत था। लेकिन वो शख्स एक दिन सीधे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बना। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में साल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बलिया के ही सतीश चंद्र कॉलेज से बीए की डिग्री ली और फिर इलाहाबाद से राजनीति विज्ञान में एमए किया। छात्र जीवन से ही फायर ब्रांड नेता रहे चंद्रशेखर ने राजनीति की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सानिध्य में की। उनकी राजनीतिक पारी सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा पार्टी के रास्ते कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी तक पहुंचकर खत्म हुई। चंद्रशेखर सबसे पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बलिया के सेक्रेटरी बने और वे 1 साल के अंदर ही वो पार्टी के प्रदेश यूनिट के सेक्रेटरी बन गए। साल 1955-56 में वो पार्टी के राज्य के जनरल सेक्रेटरी बन गए, जिसके बाद वो साल 1962 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए और संसद पहुंचे। साल 1962 से लेकर 1977 तक वो संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे। जो बहस चल रही है, कृपया उस बहस का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। जो भाषण उन्होंने दिया, उनसे असहमत होते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा, उनके भाषण में देश के भविष्य के बारे में चिंता थी। उन्होंने हमारी चुनौतियों को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने देश को एक दिशा में ले जाने के लिए हमें संकेत दिया था। ये बात दूसरी है कि उसके बारे में विभिन्न विचार हों और मेरे विचार उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन गुरु आज भी हैं। लेकिन उसके बाद जो बहस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके निवेदन का कोई असर इस सदन पर नहीं पड़ा। दोनों तरफ से सर मत हिलाइए, आप भी उसी में हैं। केवल एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे पर कटाक्ष, पुराने गीत दोहराने की बातें, पुरानी कुरीतियों का, पुराने कुकृत्यों का बखान इस सदन में हुआ है। कैसे सरकार बनी, कौन लोग सरकार में आए, किस तरह से एकता हुई, उस एकता के लिए कोई प्रसन्न एजेंडा है या नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे विचार मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहे हैं। हमारे इन मित्रों में से बहुतों को आशा रही होगी, हमें तो कोई आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक ही बदल जाएगी। चाहे जो कुछ भी आप कहें, आप बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं। पहली बार वो निर्दलीय पहुंचे थे और बाद के 2 बार वो कांग्रेस से चुने गए। साल 1970 में उन्होंने जब लोकसभा का पहली बार चुनाव जीता, तब उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। साल 1965 में कांग्रेस की उस वक्त की कथित समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने अशोक मेहता के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, तो समाजवादी हलकों में उनकी तीखी आलोचना भी हुई। इसके बाद साल 1984 से 1989 तक 5 सालों की अवधि छोड़कर वे अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में वे अपने गृह क्षेत्र बलिया के अलावा बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। अलबत्ता बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया। साल 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बनने के बाद उन्होंने तेज सामाजिक बदलाव लाने वाली नीतियों पर जोर दिया और उच्च वर्गों के बढ़ते का अधिकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो सत्तासीनों से उनके गहरे मतभेद पूरी तरह बेपर्दा होकर सामने आए। फिर तो उन्हें ऐसे युवा तुर्क की संज्ञा दी जाने लगी जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी युवा तुर्क के रूप में उन्होंने साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव लड़ा और जीते भी। और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती तू, और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती तू, शेखर तू है धरती तू, शेखर तू है धरती तू। इस चुनाव में जनता की बोली होगी मजबूत, शेखर तू है धरती तू, शेखर तू है धरती तू। साल 1974 में उन्होंने इंदिरा गांधी की अधीनता अस्वीकार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन किया। साल 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज उठाई और अनेक उत्पीड़न सहे। 25 जून 1975 को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत
गिरफ्तारी के वक्त सत्तारूढ़ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति तथा कार्य समिति के सदस्य होने के बावजूद वे इंदिरा गांधी के निशाने पर थे। इसीलिए वे सत्ता की राजनीति के मुखर विरोधी थे और लोकतांत्रिक मूल्यों व सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को महत्व देते थे। साल 1977 में लोकसभा चुनाव में हुए जनता पार्टी के प्रयोग की विफलता के बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई की, तो चंद्रशेखर उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। बाद में यह कार्रवाई इंदिरा गांधी की जान पर ही बनाया। साल 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद अत्यंत विषम राजनीतिक परिस्थितियों में वे कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और जल्द ही उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए, भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है। हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से शंकित हो, सरकार से भयभीत हो। हम नहीं चाहते किसी की आजादी के ऊपर कोई खतरा आए। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, इस आजादी का मतलब शोषण करने की आजादी नहीं, इस आजादी का मतलब भ्रष्टाचार फैलाने की आजादी नहीं, इस आजादी का मतलब घूसखोरी, भ्रष्टाचार और तस्करी करने की आजादी नहीं। ऐसे लोग जो ऐसा समझते हों, अगर गलतफहमी में हों कि इस आजादी का मतलब समाज के दलित वर्गों को और अधिक दबाने की कोशिश है, तो लोग गलतफहमी में हैं और उनको उसी तरह निराश होना पड़ेगा जिस तरह से आज से कुछ महीना पहले बड़े शक्तिशाली लोग ये समझते थे इतिहास को उन्होंने अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर रखा है। जो वीपी सिंह के बाद भारत देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सरकार बनाने के तीसरे दिन चंद्रशेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में वित्त सचिव विमल जलान ने उन्हें एक नोट दिया जिसमें लिखा था, हालात इतने खराब हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा। बाद में चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखा। चंद्रशेखर लिखते हैं, मैंने विमल जलान से पूछा कि आपके नोट का जो आखिरी वाक्य है उसके बाद आपके वित्त सचिव की कुर्सी पर बने रहने का क्या औचित्य है। यह स्थिति एक दिन में तो पैदा नहीं हुई होगी, महीनों में बनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसे निपटने के लिए पिछले दिनों में क्या क्या कदम उठाए गए। चंद्रशेखर ने आगे लिखा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने वित्त सचिव को हटा दिया। इसी तरह 2 प्रधानमंत्रियों के प्रिय पात्र रहे बीजी देशमुख मुझसे मिलने आए। आते ही उन्होंने अभिमान भरे अंदाज में फरमाया, क्या आप समझते हैं कि मैं नौकरी के लिए आया हूं? मुझे टाटा के यहाँ से कई साल पहले से ऑफर है। मैंने सोचा भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ एक शख्स टाटा की नौकरी के बल पर यहाँ बना हुआ है। जिंदगी में पहली बार अपने घर में किसी आए हुए व्यक्ति से बात करने के बजाय मैं उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर चंद्रशेखर 5वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने मालदीव गए। वहां उन्होंने ठेठ हिंदी में क्षेत्रीय समस्याओं पर जबरदस्त भाषण दिया, जिसे वहां मौजूद सभी नेताओं ने काफी पसंद भी किया। नवाज शरीफ चंद्रशेखर के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय अपने कार्यालय में काम कर रहे रियाज खोखर से कहा कि काश तुम मेरे लिए भी इतनी अच्छी तकरीर लिखते। खोखर ने जवाब दिया कि चंद्रशेखर के लिए वो भाषण किसी ने लिखा नहीं था, बल्कि उन्होंने बिना किसी तैयारी के एक्सटेम्पोर दिया था। एक जमाने में चंद्रशेखर के सूचना सलाहकार रहे जनता दल यू के नेता हरिवंश के मुताबिक अगर समय मिला होता तो वो देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री होते। 4 महीने के कार्यकाल में अयोध्या विवाद, असम चुनाव, पंजाब समस्या, कश्मीर समस्या, सबके समाधान की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए। बहुत हद तक वो उन चीजों को आगे भी ले गए। वो फैसला लेना जानते थे। 1991 का आर्थिक संकट कांग्रेस और वीपी सिंह सरकार की देन थी। उस समय सिर्फ 3 हफ्ते की विदेशी मुद्रा भारत के पास रह गई थी। उन्होंने देश को संकट से निकालने के लिए तुरंत फैसला किया। चंद्रशेखर ने अपने छोटे से कार्यकाल में अयोध्या विवाद को सुलझाने की भी पूरी कोशिश की। बाद में उन्होंने लिखा भी कि अगर उन्हें 2 महीने का और वक्त मिल जाता तो बाबरी मस्जिद विवाद सुलझ गया होता। देश के अंदर के मामले हों या दूसरे देशों से रिश्तों की बात, हर जगह चंद्रशेखर ने दोस्ती और सद्भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। पिछले सार्क सम्मेलन में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, हम पहली बार ऐसे सम्मेलन में आए हैं
मुझे कहते हुए इसका फख्र होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई 7 देशों के लोग मिल रहे हैं, ऐसा लगा एक ही परिवार के लोग आपस में मिल करके अपनी बातों को सोच रहे हैं। एक बड़ी बात है, हमने शुरू में सम्मेलन के कहा था, हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं हो सकता। दुनिया के लोगों को मैं बहुत अदब के साथ कहता चाहता हूँ कि सारी दुनिया की आबादी का 20% इस हिस्से में रहता है। मैं मानता हूँ हमारे पास साधन कम है, हमारे पास दौलत कम है, लेकिन हमारे लोगों के दिलों के जज्बात हैं, हमारे लोगों के मन का भरोसा है, और इसी भरोसे के बल पर हम नया मुस्तकबिल, नया भविष्य बनाना चाहते हैं। हमें सहयोग का रास्ता अपने पड़ोसी देशों से अपनाना होगा। दूर के देशों से हम कहते हैं हमें सहयोग चाहिए, लेकिन सहयोग एक समानता के आधार पर। अब हमारे देश में कुछ लोगों की एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि अगर हम कहीं से बाहर से मदद लेते हैं तो हमें कुछ घुटने टेकने पड़ते हैं, कुछ हम मजबूर हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। 85 करोड़ के भारत देश की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारी मदद चाहिए। अगर हमारे मन का ये आत्मविश्वास हो तो उनके साथ हम ज़्यादा अच्छाई से और ज़्यादा समानता के आधार पर संबंध बना सकते हैं। हमने थोड़ी शुरुआत इस दिशा में ज़रूर की थी। मैं ये तो नहीं कहता बहुत सफलता मिली, लेकिन ज़रूर लोगों ने ये समझना शुरू किया था कि भारत एक ऐसा देश है, किसी छोटे देश को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन किसी बड़े देश के सामने एक देश घुटने टेकने के लिए भी अपने को विवश नहीं मानता। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास है उपजाऊ धरती। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। हर तरह का अनाज, फल फूल पैदा होता है। हर तरह की जलवायु हमारे देश में है। कोयला से लेके सोना तक हर तरह के खनिज पदार्थ, हर तरह के रत्न हमारी धरती में है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में 85 करोड़ भाई बहनों की बाहों की ताकत है। अगर जो कुछ प्रकृति ने हमको दिया है और जो हमारे लोगों की जनशक्ति है, काम करने की ताकत है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये देश दुनिया का सबसे गतिमान, सबसे प्रगतिशील, सबसे विकासशील देश हो सकता है। चंद्रशेखर ने बाबरी मस्जिद का फैसला कराने का जो प्रयास किया, उसकी वजह से ही उनकी सरकार भी गई। उन्होंने शरद पवार को ये बात बताई, उन्होंने उसे राजीव गांधी तक पहुंचा दिया। राजीव ने उनसे कहा 2 दिन रुक जाइए, और फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। जब विश्व हिंदू परिषद के लोग उनसे मिलने आए तो बाबरी एक्शन कमेटी के जावेद हबीब भी आए। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि मैं किसी मुख्यमंत्री के कंधे पर रखकर गोली नहीं चलाऊंगा, मैं खुद ऑर्डर दूंगा फायरिंग का, अगर आप लोगों ने उस ढांचे को छुआ भी। उन्हें लगा कोई विचित्र आदमी आ गया है प्रधानमंत्री के रूप में, जो कमरे के अंदर धमकी दे रहा है। उन्होंने मुसलमानों से भी कहा कि दंगा फसाद करने से देश कैसे चलेगा। 4-5 दिन बाद दोनों आ गए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 15-20 दिन में तो समाधान के लिए भी तैयार हो गए। मुसलमान मान गए थे कि यह जगह हम हिंदुओं को दे देंगे। उनकी 2 मांगे थीं, एक तो इसके बदले दूसरी जमीन मिल जाए मस्जिद बनाने के लिए, और दूसरी कि एक कानून पास हो जाए कि काशी और मथुरा में इस तरह की मांगे नहीं उठेंगी। 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, और जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। राजीव गांधी ने शरद पवार को दिल्ली बुलाकर कहा कि वो चंद्रशेखर को मनाएं ताकि वो इस्तीफा न दें। राजीव गांधी के कहने पर शरद पवार चंद्रशेखर के पास गए। चंद्रशेखर ने जब आने की वजह पूछी तब शरद पवार ने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ रूखे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें राजीव ने भेजा है? शरद पवार ने कहा, कुछ गलतफहमियां हुई हैं, कांग्रेस नहीं चाहती कि आपकी सरकार गिरे, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, हम चाहते हैं कि आप अपने पद पर बने रहें। चंद्रशेखर गुस्से से कांपते हुए बोले, आप प्रधानमंत्री के पद का इस तरह कैसे उपहास कर सकते हैं? आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी इस पद पर रह चुके हैं। क्या कांग्रेस वाकई ये मानती है कि मैं राजीव की जासूसी के लिए पुलिस के सिपाही भेजूंगा? फिर उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, जाओ और उनसे कह दो चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। चंद्रशेखर ने 8 जुलाई साल 2007 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। बाद में उनके बेटे नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से लोकसभा के लिए चुने गए। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।